नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो देखिए, कल हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करे थे उत्तराखंड एलटी के, जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो काफ़ी लोग उसमें बता रहे थे कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, खासतौर से जो आपका पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी कहे, इसके जो क्वेश्चन थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपका अच्छा नहीं गया है। मैंने भी देखा कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े कह सकते हैं अलग से आ गए थे, जो नॉर्मली प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट था वो। तो हो सकता है इस वजह से ऐसा हुआ हो। खैर कोई बात नहीं, अभी ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की थी पिछले वीडियो में कि आपको राइट आंसर बताया जाए। एक आध क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल था, जो मैंने आपको मेंशन कर दिया था पहले शिफ्ट में, तो आपने देखा होगा। आज भी हम आपके जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो इसमें जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। किसी को अगर आंसर पता हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके, और श्योर होगा तभी बताना। और इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन में ऐसा लग रहा हो कि डाउटफुल है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो और गलत जो होगा वो भी आप बता सकते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, हु सेज दैट एवेल्युएशन मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पीपल्स। ये किसने कहा था कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मेरे अकॉर्डिंग, इसमें वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये डांडेकर ने कहा था जितना मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग। तो ये इससे मिलता जुलता जो स्टेटमेंट था वो डांडेकर का था, ठीक है। तो इस वजह से मैं ए बता रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं कौन सा इसका ये सही है या नहीं। श्योर जो होंगे वही बताना, ठीक है। अपने मन से अगर नहीं पता है तो मत बताना। तो ये है आपका ए ऑप्शन, बट डाउटफुल है, तो देख लेना इसको। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू होम कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश को का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ये किसने कहा था? तो ब्रूकर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर, जो अपना जो क्रोध है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते। ये तो हमने लास्ट क्लास में ही करा था, जो एक फाइनल क्लास लिया था, ठीक है। 33 मिनट का जो क्लास था, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने करे थे। तो ये था आपका लंबकाय, एस्थेनिक, और मैंने तीनों कैटेगरी बताया था, और पिकनिक का भी बताया था, एस्थेनिक, एथलेटिक, ये सभी बताए थे। इसके बाद है पर्सनैलिटी टाइप में। इसके बाद है आपका 74th या फिर फोर्थ क्वेश्चन कह लीजिए, इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ लाइक एनी अदर पर्सन बाई द पर्सन बिलोंग्स टू विच डिफेंस स्ट्रेटजी। डिफेंस मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपना जो अपने आप को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, तो ये होगा आपका आइडेंटिफिकेशन, तदात्मीकरण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आपने चूज़ करा है तो। इसके बाद है, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर क्वालिटी। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सोशल क्वालिटी होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये प्रोफेशनल होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो एक टीचर में होता है, और ये प्रोफेशनल क्वालिटी है, ये हर एक व्यक्ति में नहीं होता है, ठीक है। जो टीचर होता है, सीडीपी, पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड का मकसद यही है कि आप बच्चे को पहचान पाए, ठीक है। जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस, मेंटल लेवल को पहचान पाए। तो मेरे हिसाब से तो प्रोफेशनल क्वालिटी होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, अगर कोई है तो बता सकता है करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो भी आपने चूज़ करा है देखते हैं, वैसे आंसर की आने दो फिर हम देखेंगे इसका आंसर। इसके बाद है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम इन द टेस्ट, क्या होगा इससे? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे वैलिडिटी भी आई थिंक इंक्रीज होता है, लेकिन आई थिंक रिलायबिलिटी होगा। प्रश्नों की संख्या अगर बढ़ा देने पर किसी टेस्ट में विश्वसनीयता ही बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद है, अ कॉन्सेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन हिस्ट्री क्लास इज यूज्ड बाय हिम इन हिंदी क्लास, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। अब इसमें दो में डाउट है, पॉजिटिव या फिर बायलैटरल, ठीक है। कुछ लोग बायलैटरल कह रहे हैं, मेरे हिसाब से पॉजिटिव होगा। बायलैटरल भी हो सकता है, देखना, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, वैसे एक बार देख लेना। वैसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ये होता है कि आप जो नॉलेज है आपके पास ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो एक स्टूडेंट है, हिस्ट्री क्लास उसने पढ़ा, और उसका जो एक एग्ज़ाम्पल है उसने यूज़ किया, या फिर उसका एक अवधारणा उसने इस्तेमाल किया हिंदी में, ठीक है। तो पुरानी नॉलेज या पहले की नॉलेज, या फिर जो ऑलरेडी नॉलेज मिल चुका है स्टूडेंट के पास, अगर वो दूसरे सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करता है या दूसरे क्लास में उसका इस्तेमाल करता है हिंदी की, तो इसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ही कहेंगे। वैसे देख लेना एक बार, कोई बात नहीं, देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। विच इज़ द फर्स्ट सोर्स इन द फेज ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो
नीड होगा, ठीक है, जो आवश्यकता होता है वही होता है पहला फेज़। नीड होने पर ही मोटिवेशन आता है, जब तक ज़रूरत नहीं होगा तब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे पढ़ाई के लिए अगर बात कर लें तो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर आपको कुछ जॉब चाहिए, तो इसके लिए नीड है आपको, इस वजह से आप इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, इसलिए आपको मोटिवेशन मिलता है। तो यही चीज़ है। अभिवृत्ति मापने के स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया, आई थिंक ये गटमैन था, ठीक है, गटमैन ने किया था, तो एक बार चेक करना। इसके बाद है, बता सकते हैं अगर आप मैं गलत हूँ तो, ठीक है, डबल चेक कर लेना। इसके बाद है कम्स अंडर द एक्वायर्ड मोटिव्स आर, अर्जित अभिप्रयोगों के अंतर्गत आते हैं। इसकी बात करें तो अर्जित में सहयोग एंड प्रतिस्पर्धा ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। डाउट है मुझे क्योंकि इसको देखा नहीं मैंने से, एक बार क्लियर कर लेना। इसके बाद है समूह शिक्षण का विकास किया गया था जे फ्रीमैन द्वारा, ठीक है, डी ऑप्शन। इसके बाद है आपका अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है, किस चीज़ को प्रकट करता है, तो सिंपल है, जो प्रोसेस है उसकी जो रेट है लर्निंग की उसको बताता है, ठीक है, किस स्पीड पर। जैसे हमने पढ़ा है कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, एस टाइप पढ़ा है, ठीक है, एस टाइप का जो होता है आपका अधिगम लर्निंग का, तो ये चीज़ है। इसके बाद आपका मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है, तो देखिए इसमें डाउट है मुझे, क्योंकि शिक्षण की पश्चात की क्रिया अवस्था यानी कि टीचिंग हो जाए, जब सिखा दिया जाए उसके बाद एवेल्यूएशन होता है। वैसे एवेल्यूएशन तो शिक्षण के साथ साथ भी होता है, ठीक है, तो अंतर क्रिया भी हो सकता है, पश्चात भी हो सकता है, डाउट है, ठीक है। यानी कि जो टीचिंग है, इवन मेरे हिसाब से ये तीनों ही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है, यानी कि पूर्व क्रिया से मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो इवेल्युएशन है आप बच्चे का पहले से ही कर लेते हैं कि बच्चा किस लेवल पर है, ठीक है, उसके बाद आप टीच करते हैं। तो आई डोंट नो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, अंतर क्रिया सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे करेक्ट होगा, ठीक है। अब देख लेना एक बार। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, सिंपल है, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसका आंसर होगा वेस्लर वैल्यू परीक्षण, ठीक है, ए ऑप्शन। देख लेना आप लोगों ने क्या लगाया, बता देना, चूज़ करा। इसके बाद है आपका हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कनेक्टिज्म, किसने दिया था ये आपको बताना है, तो ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विश्वविद्यालयों में सीट आरक्षित है। देखिए लास्ट क्लास में भी हमने ये करा था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड करा था, और मैंने आपसे कहा था कि इन दो टॉपिक को पढ़ लेना, एनसीएफ और राइट टू एजुकेशन एक्ट। इससे देखिए आपके डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में भी और इसमें भी, तो इसलिए मैंने कहा था। तो ये, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है कि टीचिंग मेथड से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। मैंने सोचा था कि टीचिंग मेथड से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कम आए हैं, ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 25% इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर छोड़ रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे डाल्टन है, कुछ मॉरिसन कह रहे हैं, कुछ बेनेटका कह रहे हैं, सभी आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में योजनाओं को, उसके बाद समझ में आएगा कि कौन सा है, आंसर की आने पर पता चल जाएगा वैसे भी। इसके बाद है ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, पहले तो प्रॉब्लम पोजिंग होता है, बच्चे के सामने समस्या उत्पन्न की जाती है, फिर ऐसे सेकंड में हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया तथ्यों की खोज, तो पहले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तथ्यों की खोज करना, पर हाइपोथेसिस के बाद आप तथ्यों की खोज करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो मिलता है। तो देख लेना, जैसे फर्स्ट ही होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पोजिंग जिसमें पहले दिया गया वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हाइपोथेसिस सेकंड में ही आता है हमेशा, यानी कि जो आप परिकल्पना यूज़ करते हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है, इसका रीज़न, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, क्यों हो गए, इस पर हाइपोथेसिस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो अकॉर्डिंग टू टर्मन द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ द मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रेन इज, अब इसका
मुझे मिला नहीं आंसर, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लेस देन 70 होना चाहिए। कुछ जो लोग हैं वो कह रहे हैं 75 से अधिक वाला था। देख लेना जो भी है, अभी इसका आंसर मिलते ही मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बार बार आपने पढ़ा है। 7 से 12 वर्ष, और कहीं कहीं पर 11 भी दिया रहता है। ठीक। इसके बाद है किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत। सिंपल क्वेश्चन। इंडक्टिव मेथड बहुत बार किया है। डिडक्टिव में आप जो नियम है उससे आप एग्जाम्पल पर जाते हैं। इसमें आप पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फॉर्मूला है या कोई थ्योरी है, उससे रिलेटेड पहले एग्जाम्पल आप सिखाएंगे, एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे, और उस एग्जाम्पल का इस्तेमाल से आप डेफिनेशन या फिर नियम बनाएंगे। तो यही चीज़ है कि सिद्धांत निकाले जाते हैं, नए सिद्धांत किस माध्यम से, तो इंडक्टिव मेथड से। इसके बाद है रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया। 8, 10, 5, 4, 10 था। ठीक है, 10 कार्ड्स का यूज़ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भारतीय बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने सब टेस्ट हुए थे, टेस्ट किए गए थे। टेस्ट शामिल हैं या किए गए थे, जो भी 5 थे। ठीक है, भारतीय बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण थे, 5। अब देखिए क्वेश्चन ये थोड़े से ऊट पटांगी कहेंगे भारतीय बैटरी। ठीक है, तो अब सिलेबस में तो ऐसा कुछ था नहीं, अगर डायरेक्टली बात करें तो जो था उन्होंने उससे क्वेश्चन ज़्यादा दिए नहीं हैं। टीचिंग मेथड, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपके बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद है ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा सही कौन सा नहीं है। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, पर देख लेना एक बार। वैसे इसका आंसर मैंने चेक भी नहीं करा है, तो जो भी होगा एक बार बता देना कमेंट करके, आप लोगों से किसी को पता है तो। इसके बाद है नेक्स्ट आपका पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित है। तो ये कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जो अधिगम का सिद्धांत है, संबंध अधिक्रिया अधिगम का सिद्धांत। मेरे हिसाब से ये राइट आंसर है। इसको भी चेक करना पड़ेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन डाउटफुल हैं। एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च मैंने करवाया था, और आखिरी क्लास जिसने देखा होगा उसको डेफिनेटली इसमें एक कह सकते हैं फ़ायदा मिला होगा, समझ गए होंगे। एक्शन रिसर्च जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो प्रथम पद पूछा गया है, और ये होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का को पहचानना। ऐसे इजी था, आपने गैस कर भी लिया होगा ज़्यादातर लोगों ने। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ये था आपका किसके द्वारा, माफ़ कीजिएगा, रेमंड बर्नॉल कैटल द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अब इसमें देखिए वैलिडिटी तो होता है, ठीक है, अगर टेस्ट अच्छा है तो उसकी वैलिडिटी जो है, वस्तुनिष्ठता भी होता है, यानी कि उद्देश्य, सब्जेक्टिविटी होगा। आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, विभेदीकरण। तो इसको देख लेना एक बार, अगर गलत लग रहा है तो बता दें। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया। किस कक्षा से पूछा गया है, तो कक्षा 1 से किया गया था वैसे, लेकिन वैसे अगर बात करें तो 1 से 6 तक कंपलसरी था। उसके बाद 1 से पहले अगर नहीं भी है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। 6 के क्लास 6 के बाद नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं था। तो 1 से 6 तक था वैसे, जहाँ तक मुझे पता है। कक्षा 1 से करना था आपको आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन। तो ये थे 30 क्वेश्चन, जितने भी राइट हो सके हैं मैंने बताया है, ठीक है। बाकी डाउटफुल क्वेश्चन अगर जो भी लगे आपको कमेंट करके बताना, और किसी कैंडिडेट को अगर राइट आंसर मालूम है, या कोई टीचर अगर इसको देख रहा है जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा हो, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और कमेंट करके बताना आप लोगों ने कौन कौन से एग्ज़ाम के फॉर्म भरे आने वाले। और लोअर PCS का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिनको नहीं पता है एक बार फिर से बता देता हूँ। तो लोअर PCS में ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर, ठीक है। LT वाले भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब आपका कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, अगर आपने नहीं भरा है कोई एग्ज़ाम तो कर सकते हैं। पेपर वैसे इसका
जो मेंस है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बाकी स्क्रीनिंग तो सिंपल रहता है, जो पहले आपने देखा होगा लेक्चर स्क्रीनिंग वगैरह में जो क्वेश्चन रहते हैं उसी लेवल का रहता है, बस टीचिंग एप्टीट्यूड हटा दो। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम स्टे सेफ।